बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, ख़ास तौर पर जितने शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए। आपको हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी होगी और मेरे ख्याल से आप सब भी बहुत खुश होंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स पीटीवी स्पोर्ट्स ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी उनके जितने इवेंट्स हैं 2025 से लेकर 2027 तक उसके राइट सिक्योर कर ली हैं। और इसमें ख़ास तौर पर सबसे अहम जो टूर्नामेंट है वो कुछ अरसे बाद ही आने वाला एशिया कप है 2025, जिसके राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स ने हासिल कर लिए हैं। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात चलती रही थी पिछले कुछ हफ्ते से। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एशिया कप हमने कहाँ देखना है, तो अब आपने पूरी तसल्ली रखनी है और पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ही आपने एशिया कप मुलाहिज़ा फरमाना है। और मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल्स हैं इसकी जो हम आपके साथ ज़रूर तफसील में शेयर करेंगे। और डेफिनेटली जब आप एक स्टेट ब्रॉडकास्टर होते हैं, ख़ास तौर पर जब खेलों का मैदान हो, तो पाकिस्तान टेलीविज़न और पीटीवी स्पोर्ट्स हमेशा सबसे आगे रहा है। तो एक बार फिर हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक आप सबको भी बहुत मुबारकबाद हो, ख़ास तौर पर पीटीवी स्पोर्ट्स की जितनी मैनेजमेंट है उनको बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले 2 साल में हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने इवेंट्स होंगे वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और इसके ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इस बारे में जो वज़ीर हैं इत्तलात और नशरियात के जनाब अता तारड़ साहब, उन्होंने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने भी मुबारकबाद दी पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स की जो टीम है उनको। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीटीवी स्पोर्ट्स की आलिया रियाज़, उन्होंने भी अपने पैगाम में तमाम शायकीन क्रिकेट को मुबारकबाद दी। और उन्होंने भी कहा कि जितने अब ओवरऑल आप टूर्नामेंट्स जो हैं वो देख सकेंगे। आलिया रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहूँगा, दोबारा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो आई थिंक ओवरऑल आप इसका पर्सपेक्टिव अगर उठाकर देखें तो हम सिर्फ इस साल के एशिया कप की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर इमर्जिंग टूर्नामेंट्स भी आते हैं जिनके बारे में पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बात की गई थी कि इनको पजीराई देना बहुत ज़रूरी है। और जब से दी गई काफ़ी ज़्यादा आउटलुक चेंज हुआ जितने आपके यंग प्लेयर्स थे। और इस बारे में ये भी कहा गया कि बड़ा खुशाइन है कि जब आप एसीसी की प्रेसिडेंसी भी देखते हैं कि वो जो ऑफिस है वो भी पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब उनके पास है। तो आई थिंक ओवरऑल कोलैबोरेशन बड़ी ज़बरदस्त रहनी चाहिए और बड़ी एक यूनिफाइड अप्रोच होगी जब आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं। तो इस बारे में भी बहुत खुशी का इजहार किया गया और इत्मीनान का इजहार किया गया जो हमारी डायरेक्टर हैं आलिया रशीद उनकी जानिब से। और ये भी बाकायदा तौर पर आगाह किया गया कि ओवरऑल जो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव है वो भी बड़ा मानी रखता है। तो आई थिंक जब ओवरऑल आप पॉपुलैरिटी उठाकर देखते हैं पिछले कई अरसे से, तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने डेफिनेटली लीड ली है, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप्स हों, चाहे पाकिस्तान की सीरीज़ हों। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज़्यादा इनबॉक्स में जो हमें हमारे डिजिटल मीडिया पर सवालात आते हैं वो यही आते हैं कि ये सीरीज़ पीटीवी स्पोर्ट्स दिखाएगा कि नहीं। तो आई थिंक इसका जवाब बाकायदा तौर पर आप सबको जो है वो मिल चुका है। इस बारे में ज़रूर आपको तफसीलात से हमने आगाह करना था। उसके बाद आपसे हमने कुछ मजीद खेलों की बात करनी है और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच, जिसके बारे में आज जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो जारी थी। इससे पहले ट्रेनिंग सेशंस भी कुछ हुए, कुछ वीडियोस भी हमने देखी जहां पर मोहम्मद वसीम जो हेड कोच हैं उनकी निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया गया। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ नाम हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो कितने इम्पैक्टफुल होंगे। ये बड़ी एक अच्छी सीरीज़ है, ऑल दो थोड़ा सा फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि वर्ल्ड कप से आने पहले आप T20 का फॉर्मेट जो है उसको फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक क्रिकेट एटलीस्ट चल रही है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे अफगानिस्तान से 6 मिल की सीरीज़ के लिए स्क्वाड जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो हैं उनके लिए अलग एंट्री का फैसला किया गया है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपको आखिरी मैच याद हो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला गया, तो हम सबको याद है कि वो थोड़ा सा क्राउड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ कशीदगी ज़रूर हुई थी। तो आई थिंक इसको मद्देनज़र रखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की जो मैनेजमेंट है उसने ये फैसला किया कि शायकीन क्रिकेट जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उनकी एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग इनक्लोजर्स के अंदर जो है वो किए जाएंगे। तो आई थिंक ये एक स्टेप ज़रूर है विच इज़ अ टच डिफरेंट जो रूटीन क्रिकेट के अफेयर्स होते हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है पाकिस्तान और के जो एथलीट हैं अरशद नदीम, इनकी डायमंड लीग से जो है वो पार्टिसिपेशन पहले तो थोड़ी सी मशकूक थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो है वो बाहर हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने इनको मुकम्मल सेहतियाबी तक इवेंट में हिस्सा ना लेने की जो है वो एडवाइस दी है। और इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि थोड़ा सा वो रिकवरी फेज़ के अंदर ज़रूर मौजूद हैं और अब बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स की एडवाइस आ गई है कि उनको रेस्ट दिया जाए। ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा सा अब इस मौके पर पिक एंड चूज़ करने पड़ेंगे अपने टूर्नामेंट अरशद नदीम को। तो इस बारे में आपको अपडेट ज़रूर देनी थी। उसके बाद आपसे बात करनी है पाकिस्तान के ई गेमिंग सर्किट के बारे में, जहाँ पर अरसलान ऐश
छठी जो है वो दफ़ा ईवो के चैंपियन बन चुके हैं टेकन 7 के। और अगर आप टेकन की बात करते हैं और ईवो के टाइटल की बात करते हैं तो 6 मरतबा अरसलान जो हैं वो ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं। तकरीबन $12,000 का ये टूर्नामेंट था, बड़ी ही शानदार कारकर्दगी रही। और इससे ज़्यादा खुश आइन बात ई गेमिंग में पाकिस्तान के लिए ये है कि उनका मुकाबला भी पाकिस्तानी हरीफ आतिफ के साथ था। तो आतिफ जो कि अरसलान को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, आई थिंक द टीचर एंड द मास्टर एंड द मास्टर एंड द स्टूडेंट, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। ऑल दो अरसलान जो हैं वो पहली गेम में डाउन थे, लेकिन उन्होंने जो कम बैक किया वो बड़ा शानदार था। एक बार फिर कौमी परचम को पूरी दुनिया में लहराया। लॉस वेगस के अंदर, अमेरिका के शहर लॉस वेगस में ये शो डाउन था और वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। अरसलान ऐश की जब बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जब ई गेमिंग की बात करते हैं तो बहुत मकबूल है। उनकी वजह से पाकिस्तान का ई गेमिंग का जो एक पूरा सेटअप है उसके बारे में बड़ी बात की जाती है। और अब तो बाकायदा तौर पर पॉलिसी के अंदर बात हो रही है। अब से कुछ हफ्ते पहले ही एक मुलाकात हुई जिसमें इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की जो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की मुलाकात भी हुई, जो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के हेड हैं राना मशहूद के साथ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी बात हुई। और बाकायदा तौर पर जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अंदर भी हम ई गेमिंग को देखते हैं कि इट इज़ नाउ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर बैलेंस बड़ा ज़रूरी है और पेरेंटल गाइडेंस मैं फिर कहूँगा एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद डेफिनेटली शो के आखिर में आपको एक और मुनफरिद खेल से मुतारिफ़ कराएंगे जो हम हमेशा से कराते हैं। कभी कुछ फ़नी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है जिसके बारे में बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करनी है। शुरुआत डेफिनेट पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स ने जो राइट्स हासिल किए हैं उसके मुताबिक करेंगे। हम अपने मेहमानों से भी जानेंगे क्योंकि एज अ ब्रॉडकास्टर आई थिंक आप इस अचीवमेंट को समझ सकते हैं जब आप व्यूअर्स पर्सपेक्टिव देखते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि हमारा जनरल पब्लिक के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, तो एक ही सवाल रहता है कि सीरीज़ कब दिखाएंगे और कौन दिखाएगा। तो आई थिंक ये सवाल अगले 2-3 सालों तक तो अब बड़ा क्लियर है। तो इस बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करिए हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर साहिबा, आप भी PTV स्पोर्ट्स की उस टीम का हिस्सा हैं, आई थिंक बीइंग लेड बाय आलिया रशीद और फिर अदनान मलिक एज देयर हेड एज वेल एज द डायरेक्टर। तो बड़ी एक मेरे ख्याल से कैंपेन पूरी चलती रहती है जो बिहाइंड द सीन्स लोगों को नज़र नहीं आती। और हम बार बार कहते हैं कि ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन तो हम सब नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बड़ी मेहनत चलती रहती है। और ख़ास तौर पर इस इवेंट को लेकर और अगले आने वाले 2 सालों तक बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटीज़ चल रही थी, बट ऑल ऑफ देम हैव बीन क्लियर्ड। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने आके PTV स्पोर्ट्स को एक तरह से थोड़ी सी रिफॉर्म उसके अंदर लेके आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। अदनान भाई की बात करें या मैडम आलिया की बात करें, और दोनों ने बड़ी मेहनत से ये काम किया क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि राइट्स लेने मुश्किल हो रहे थे, चाहे वो फंड्स के इशू थे और इशूज़ जो बैक एंड पे चल रहे थे, जो पहले की चीज़ें चल रही थी, उससे इस जगह तक आना कि अगले 2 साल के पूरे राइट्स आप एशिया कप से रिलेटेड आपके पास आ गए हैं ACC के, तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे एक आपको कंटिन्यूटी मिलती है। स्पॉन्सर्स के साथ जब आप ऑन बोर्ड होंगे, आपके नेगोशिएशन में आपके पास एक बेहतर तरीक़ेकार होगा और जो भी हम लोग जैसे काम भी करते हैं और हमें भी क्लैरिटी होगी कि भी PTV पे ये इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, और फैंस के लिए भी फॉलो करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप फैंस के लिए चीज़ों को आसान बनाएं। तो आई थिंक ये बड़ा, जैसे आपने भी बात की कि हर दफ़ा पूछना पड़ता था फैंस को कि ये टूर्नामेंट आ रहा है PTV स्पोर्ट्स पे कि नहीं आ रहा, तो अब तसल्ली से बैठ सकते हैं 2 सालों के लिए इंशाल्लाह कि ये ज़रूर दिखाया जाएगा PTV स्पोर्ट्स के ऊपर। और ओवरऑल बेस्ट से बेस्ट कोशिश यही होती है कि वहाँ पर क्रिकेटिंग माइंड्स भी आएँ, उनसे बात भी हो, हम क्रिकेट को समझें भी। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है और आई होप इसको हम कैरी भी कर सकते हैं। आपके तसलसल से मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे जो एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं बाजिद खान, उनको ये पैगाम पहुँचा दें कि हम यहाँ भी उस प्रोग्राम की बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम यही टीम उठा के वहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल, BK को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है। BK वो बाजिद खान ही क्या जो आपको छेड़ा-छाड़ी ना करे, वो तो उनका मशगला है, उनकी फेवरेट हॉबी है, तो वो उनको पता है ये सब बातें। नहीं, लेकिन हमने नोट किया कि कुछ अर्से से आप भी टफ टाइम देना शुरू हो गई हैं उनको। बिल्कुल, वो तो बनता है, स्लेजिंग होगी तो जवाब तो मिलेगा। डेफिनेटली। मोहित शाह साहब, पॉलिसी वाइज थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को बता दें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के लिए सरकारी, जब आप टेलीविज़न की बात करते हैं, राइट्स का तो एक प्रॉस्पेक्ट है,
लेकिन ये एशिया कप मेरे ख्याल से अगर हम अभी जितनी क्रिकेटिंग पिछले एक साल में उठा के देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुझे लगता है सबसे अहम टूर्नामेंट ये वाला एशिया कप है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, और अच्छी बात इसलिए है कि एक्सेस जो है पीटीवी स्पोर्ट्स की वो पूरे अराउंड द कंट्री है। वो ये नहीं है कोई केबल की मरून मन्नत नहीं है या किसी और चीज़ की नहीं है, बाकायदा आप कहीं भी किसी मुल्क के कोने में हो तो आप पीटीवी देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और इसलिए लोग ज़्यादा इसको परसू करते हैं और फॉलो करते हैं कि पीटीवी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। फिर जब पीटीवी के पास राइट्स आते हैं ना जी, तो फिर पीटीवी उसको और चैनल्स भी फिर ख़रीदते हैं, जो मुल्क में और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनको भी फिर राइट होता है कि वो भी पीटीवी से वो चीज़ें ले लें। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा टाइमली एक डिसीजन हो जाए ना जी, उसका फ़ायदा बड़ा होता है। बिल्कुल उसका फ़ायदा उस पर्टिकुलर चैनल के लिए होता है कि वो स्पॉन्सरशिप से आगे किस तरह स्पॉन्सर से डील करेगा और स्पॉन्सरशिप कितनी लेके आएगा उसके लिए। अच्छा, आपको लगता है स्टेक्स ज़्यादा हाई हो गए हैं क्योंकि जो भारत की तरफ से हकदर्मी चलती रही है? मुझे लगता है ये वाला एशिया कप शायद जितने एशिया कप्स हुए हैं उनसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होने वाला है। जी, और 2-3 चीज़ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथ आपका मैच, आप जिस तरह आपको पता है कि 3 मैचेस हो सकते हैं, भारत से एक मैच जो है वो नहीं संभाला जाता उसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग होती है। अगर इसी तरीके से 3 मैच आ गए, जो कि पॉसिबिलिटी है ना जी, बिल्कुल वो 3 मैच आ गए, हम तो चाहेंगे 3 आए। हम तो चाहेंगे 3 आए, और 3 मैच आ गए तो फिर आप देखें कि उसकी वैल्यू, उसका इम्पैक्ट और उसकी फॉलोइंग कितनी होती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आजकल के हालात भी इंडिया से ऐसे हैं कि वो एक बाल पे फिर नज़र रखी जाएगी, और हर तरह से उसको, जो मेरा ख्याल है लोग अभी से, मैं ये सच बता रहा हूँ आपको, कुछ अमेरिका में मेरे जानने वाले हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि वो 14 सितंबर के टिकट मुझसे उन्होंने रब्ता किया कि पहले से बुक किस तरह मिलेंगे। फिर मैंने उनको समझाया थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता था, तो वो वहाँ से लोग आके देखना चाहते हैं। तो ये इस तरह के दुबई तो आपको पता है कि फेवरेट विजिटिंग प्लेस है, खासकर जो अमेरिका से या यूके से जो आते हैं, तो वो वहाँ से स्टॉप ओवर करके थोड़े दिन रह के फिर पाकिस्तान आते हैं। तो वो इस तरह का प्रोग्राम बना रहे थे कि चलें वहाँ रुक के मैच देख के तो फिर पाकिस्तान आया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बन रहा है, और देखते हैं कि अब ये आगे हालात कैसे जाते हैं। लेकिन दिन ब दिन लंबा ब लंबा ये आपकी एक्साइटमेंट है ना, इसमें इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जैसा मैंने कहा ये हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट से ज़रा बन गया है। लगता है ये वाला एशिया कप सबसे यादगार होने वाला है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इसमें ये भी पर्सपेक्टिव हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम टीम स्पोर्ट्स 360, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। वो आप तक इतनी मुनफरिद स्पोर्ट्स जो हैं वो लेकर आते हैं, साथ ही साथ फ़नी मोमेंट्स भी आपको दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह की हकदर्मी भारत की चलती रही है, अब उनके मोमेंट सारे ही फ़नी मोमेंट्स बनते जा रहे हैं खेलों की दुनिया के लिए। तो आई थिंक ये हम टीम स्पोर्ट्स 360 को ज़रूर कहेंगे कि निगाह रखें कि भारत जो वॉकआउट कर जाता है वही फ़नी मोमेंट बन जाता है अक्सर। लेकिन आई थिंक सईद मोहम्मद अवैस, आपकी भी बड़ी कड़ी नज़रें रही हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर, आप बिल्कुल वहाँ पर रिपेयर भी होते हैं। अभी कुछ अर्सा नहीं हुए, राइट्स हमारे पास आ गए हैं, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या करते हैं आप। लेकिन यार आप भी ये एग्री करेंगे कि 2 सवाल सबसे हमारे लिए जो है मुश्किल होते हैं। एक तो ये कि टिकट या पास है, और दूसरा फिर ये आ जाता है कि पीटीवी स्पोर्ट्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। यार देखें, शायद आप चाह रहे हैं बाजिद भाई वापस बरसे मेरे ऊपर। वो कहते हैं हमेशा स्पोर्ट्स 360 की टीम हर जगह नज़र हमें आती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब पीटीवी स्पोर्ट्स की बात करें, सबसे ये स्पॉन्सर्स अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप दूर दराज एरियाज़ के अंदर जाते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान में, चाहे कश्मीर के बॉर्डर्स पे चले जाएँ, डिफरेंट एरियाज़ बलोचिस्तान के, आप दूर दराज एरियाज़ में जाएँ, एटलीस्ट पीटीवी स्पोर्ट्स सबके लिए फिजिबल है। सबसे बड़ा एक जो इशू हमारे जो नाजरीन के लिए होता था मैच देखने के लिए, क्योंकि डिफरेंट जो स्पोर्ट्स चैनल्स की बात करें वो आपको पता है कहीं ना कहीं डिजिटल उसके ऊपर हैं, तो पीटीवी स्पोर्ट्स फिजिबल ज़्यादा आपको नज़र आता है लोकल टेलीविज़न के ऊपर। तो अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें ज़्यादा आपको नज़र आती है। लोग, आपको पता है हमारे यहाँ तक जब लाइव अपना फेसबुक की बात करें, नीचे लिखते रहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर मैच कब आ रहा है, या हमें सैटेलाइट नंबर बता दें कि मैच कब आ रहा है। तो अच्छी बात है कि बहुत पहले आपको पता लग गया कि पीटीवी स्पोर्ट्स को लाइव टेलीकास्ट करेगा। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स की, वहाँ स्लो एंड स्टडी, मैं हमेशा ये चीज़ को समझता हूँ, आप दूसरे हर मुल्क से आप सीखते हो जब वो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट वहाँ पर होती है। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपको पता है कमेंट्री जो सी है वो आ रही होती है, तो आई गेस हमें भी शायद अब उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, मैं कहता हूँ, उस तरफ जाना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने इंग्लिश से आप उर्दू पे गए, उर्दू से यहाँ पर जब आपको याद हो पाकिस्तान में जब एक रमज़ान का लोकल टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के स्टार्स खेले, तो उसको आप पंजाबी टच भी देते रहे, तो वो एक सब्सक्राइबर्स की बात करें चाहे सोशल मीडिया पे, वो बढ़ते गए उनके। तो अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं टच देते हैं। लेकिन जब मार्केटर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें, यहाँ तक जो बाहर दूसरे ममालिक के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स राइट्स बैठे हुए हैं वो एटलीस्ट आपसे रब्ता करते हैं, आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो होती है। फिर उसके पास जो पीटीवी स्पोर्ट्स में जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, जो अपना जो लेजेंड्स हैं ऑफ द गेम, मैं कहता हूँ
वो एक पैनल भी आपको नज़र आता है बड़े पैमाने के ऊपर जिस तरीके से वो डिस्कस कर रहे होते हैं टूर्नामेंट को। लेकिन बाजिद भाई को बताएं कि रिलैक्स रहा करें। ये आपने आपकी बात सुन के ना एकदम से जाग गई हैं वो, उनको हो गया कि बस अब इसने लेजेंड कह दिया तो अब पता नहीं है क्या कहने लगा इसके बाद। कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहना। कप्तान बस टिकट दे देना प्लीज़। नहीं किसकी? मैचेस की यार। नहीं कहाँ के, कौन से? क्रिकेट या फुटबॉल? इंडिया पाकिस्तान यार। अच्छा क्रिकेट की बात क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया इंडिया क्लियर पाकिस्तान कर देना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ कि दुबई वेन्यू है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात करें क्योंकि उसको बनते हुए हमने अपने सामने देखा है। तीनों का वेन्यूज़ की बात करूँ, अबू धाबी क्योंकि बहुत बाद में जाके बना, अभी तो अलैन में भी एक अच्छा बन चुका है क्रिकेट ग्राउंड। ये वाहिद वेन्यू है जहाँ पर चाहे आईसीसी हेडक्वार्टर्स की बात करूँ चाहे यूएई क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उसको फिल अप करना। ये हमेशा रहा उनके लिए, टूर्नामेंट कोई भी हुआ है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि उसको फिल कैसे करना है। जो शाजी बात करें, वाहिद पाकिस्तान इंडिया का मैच है जिसमें उनको पता है कि अगर एनकाउंटर आ रहा है दैट मीन्स कि इसके टिकट्स बहुत पहले, जिस तरीके से उनसे भी रब्ता हो रहा है, बहुत से लोगों से रब्ता हो रहा होगा कि टिकट्स बहुत अरसे पहले बिक जाते हैं। बाकी जो मैंने कहा ना सीरीज़ अगर वहाँ पर होती है, कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है, उसको फिलअप करना स्टेडियम को बहुत मुश्किल है। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है पाकिस्तान से, खासकर के ACC, क्योंकि अब खुद प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं। एक वहाँ पर लीग हुई थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक सेटअप किया था कि शारजाह स्टेडियम गढ़ है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर हमारी लेबर क्लास ज़्यादा रहती है। ट्रैवल करना दुबई स्पोर्ट्स सिटी इज़ लिटरली वेरी कॉस्टली और लेबर क्लास ज़्यादा मैच देखने आती है। अगर उनके लिए शटल सर्विस लगाई जाए ताकि उनको लोगों को पिक करके वहाँ पर मैच देकर और वापस ड्रॉप किया जाए, आई गेस वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स सिटी, फिर मैं कह रहा हूँ, स्टेडियम बिल्कुल बाहर है। आई थिंक वेरी मच डूएबल है। आपको पता है आजकल तो क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल से भी मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी इन्फांटिनो से भी मुलाकात हो रही थी मोहसिन नकवी साहब की, तो आई एम श्योर डिप्लोमेसी स्किल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ये पुल ऑफ कर लेंगे। वैसे भी आपको याद ही है कि यहाँ पे जो हमने हिस्टोरिक डेवलपमेंट देखी, तो वो आप उसका तर्ज जो है वो कहीं भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम की मुनासबत से आप सबको हम बहुत मुबारकबाद दें, ख़ास तौर पर इस मौके पर PTV की जितनी टीम है, पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स इन पर्टिकुलर, उनको हमारी तरफ से बड़ी मुबारकबाद। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछला कुछ अर्सा जो है इट वाज़ नॉट ईजी टू सिक्योर दीज राइट्स, और डेफिनेटली आपको पूरी एक लाइजनिंग और एक पूरा ग्राउंड वर्क और बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा होता है। तो एक बार फिर हमारी तरफ से PTV स्पोर्ट्स की जितनी टीम है, इंक्लूडिंग देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद साहिबा और साथ ही साथ जो उनके डायरेक्टर हैं अदनान मलिक, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आई थिंक फिनोमिनल जॉब डन। और शायकीन क्रिकेट को आई थिंक बहुत तसल्ली रखनी चाहिए कि तमाम एशिया कप के मैचेस वो बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर देख सकेंगे। इसके बाद अब आपसे वुमेंस क्रिकेट की बात करनी है। पाकिस्तान वुमेंस टीम का दौरा आयरलैंड है, 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ है। इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज पहला T20 अगर ऑब्वियसली उसको तो एनालाइज करेंगे, लेकिन एक साथ साथ आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस हो गए वुमेन क्रिकेटर्स के। बिल्कुल अच्छी चीज़ नज़र आई। ओवरऑल जो सिलेक्शन भी नज़र आई वो भी काफ़ी ठीक नज़र आती है। टॉप A कैटेगरी में जो 4 प्लेयर्स हैं डिज़र्व करती हैं सारी की सारी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। B कैटेगरी का भी अगर आप देखें तो ओवरऑल इसी तरह नज़र आता है कि परफॉर्मर्स को जो है प्रॉपर इंसेंटिवाइज़ किया गया। मुझे नहीं पता रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई पे बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई। आई थिंक उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। एक टाइम था चेयरमैन साहब कह रहे थे इसको हम 3 गुना बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है वुमेन क्रिकेटर्स की पे में और मेल क्रिकेटर्स की पे में। तो आई होप कि अगर 3 गुना नहीं तो डबल तो किया जाए, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम। बट ओवरऑल जो सिलेक्शन नज़र आई वो बहुत अच्छी नज़र आई। और अब यह है कि ऑब्वियसली आयरलैंड की टीम भी अच्छा खेलती हुई आ रही है। पीछे वो जिम्बाब्वे से बड़े अच्छे मैचेस खेले, उससे पहले भी वो अच्छा खेलती हुई आ रही है। तो यही देखना होगा कि पाकिस्तान अब फॉरेन कंडीशंस में जाके कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं। बेहतर हुई आयरलैंड की टीम पहले, पर पाकिस्तान ऑन पेपर स्टिल इज़ अ वेरी गुड साइड, बेहतर साइड है, स्ट्रॉन्गर साइड है। इन कंडीशंस में भी काफ़ी अच्छी साइड है। तो आई होप कि दे कैन स्टार्ट ऑफ वेल, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज़ हमेशा ज़रा ट्रिकी होती है। अगर आप अच्छा स्टार्ट करें तो इट्स ऑलवेज़ मच बेटर, ताकि आप अपनी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खिलाना चाह रहे हैं, टीम के प्लेयर्स को डिफरेंट रोल्स में देखना चाह रहे हैं, वो फिर आपको मौका मिल जाता है अगर आप पहला ही मैच जीत जाएं। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 8 बजे शुरू होगा पाकिस्तान टाइम से। तो आई थिंक आई होप कि हम भी सपोर्ट करते रहें और लड़कियां भी अच्छा करें। अच्छा, थोड़ा सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपने भी बात की। कैटेगरी E के अंदर भी हमें 2 नाम नज़र आए हैं, जिसमें ईमान फातिमा है और शवाल जुल्फ़िकार है। ये दोनों वही हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं। एक तो इस वक्त इस टीम का हिस्सा है। शावाल भी शायद एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सदफ शम्स गई हैं। मेरा ख्याल से सदफ को जब इंजरी हुई तो इन्हीं को इंडक्ट किया गया। ये दोनों ओपनर ही हैं। इनको मैंने अंडर 19 में देखा था, दोनों काफ़ी अच्छी प्लेयर्स हैं। तो ओवरऑल सिलेक्शन अच्छी नज़र आती है। और आपको ज़रूरत है कि अब जो आने वाले ख़ासतौर पे बैटिंग डिपार्टमेंट में जो प्लेयर्स हैं उनको मज़ीद और स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत सॉर्टेड है।
फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो, अगर हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर काम करते रहें। रामीन को भी साथ लेके चल रहे हैं, टूबा भी साथ लेके चल रहे हैं, उसके अलावा सादिया, नशरा ऑलरेडी टीम के अंदर खेल रही हैं। तो ये ओवरऑल आपका बॉलिंग यूनिट ठीक ठाक जा रहा है। फास्ट बॉलर्स को मजीद इनकरेज करने की ज़रूरत है और बैटर्स को मजीद। बिल्कुल। मोहित शाह साहब, आयरलैंड से 3 T20 हैं, जैसे सना ने बताया कि आज 8 बजे पहला मैच जो है वो खेला जाएगा। थोड़ा सा अगर हम ट्रेडिशनली वुमेंस क्रिकेट को देखें, हमारी बॉलिंग इज़ वेरी मच सॉर्टेड। बैटिंग के अंदर ही हमें थोड़ा लगता है कि हम उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें काफ़ी टीम्स में ऐसी प्लेयर्स नज़र आती हैं जो सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर लेती हैं ऑपोजिशन को। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। एक तो सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम था, पहले तो मैं मुबारक देता हूँ कि बड़ा अच्छा किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस हुए। इसमें एक आध शायद चेंज हो सकती थी। वो आलिया रियाज का मैंने देखा है बी कैटेगरी में, सीनियर प्लेयर है, उनको भी एक कैटेगरी में रखना चाहिए था। वो शायद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन रिसेंट तो मेरा ख्याल परफॉर्मेंस जो हमने फॉलो किया तो मेरा ख्याल बेहतर परफॉर्मेंस थी। दूसरा ये बात है कि जी देखें, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब आप 50 ओवर साइड मैच खेलते हैं तो 50 ओवर पूरे खेले नहीं जाते। उसमें बैटिंग का प्रॉब्लम था। हमने आगे वर्ल्ड कप खेलने हैं तो ये ज़रूर T20 वन ऑफ इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली तो चले गए, आयरलैंड चले गए। कुछ अच्छे होते अगर वनडे मैचेस भी साथ रख लेते, आयरलैंड के साथ ही रख लेते, एटलीस्ट 3 रख लेते तो एक नज़र आ जाता कि टीम कैसे बन रही है और जो बनी हुई थी क्वालिफाइंग राउंड में वो कैसे अभी तक वो स्टेबल है, अच्छी है, परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में मैंने देखा है जो क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान ने जीता उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। बिल्कुल, लाहौर काफ़ी बेहतरी आई है। उसमें अब कंसिस्टेंसी है या नहीं है वो देखने वाली बात है। क्या वो जो प्लेयर्स हैं वो अभी पूरा उनमें एबिलिटी है कि अगर 220, 30, 40 रन उनको चेस करने पड़े तो वो चेस कर सकते हैं, या अच्छा टारगेट वो राउंड 250, 260 का वनडे में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये देखने वाली बात है। लेकिन वो स्टार्ट का जो मुनीबा अली है या और प्लेयर हैं जो अच्छे उनके, वो गुलफिरोज़ा भी बीच में इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही, कभी वो स्कोर करती हैं और ज़्यादातर वो नहीं करती हैं। इनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और वो जो मिडल आर्डर है जिसमें यही आलिया भी शामिल है और भी हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस तो कभी कदरे बेहतर है। लेकिन बात वो ये है कि अगर आपको वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, वनडे वर्ल्ड कप में जाके, तो एक स्टेबल बैटिंग लाइनअप आपको चाहिए जो कि हमने देखी हल्की फुल्की, उसकी झलक हमने देखी क्वालिफाइंग राउंड में। क्या वो यहाँ तक और आगे कंसिस्टेंट चलेगी या नहीं चलेगी, या अगर कहीं इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे वनडे खेलने की तो उसमें परफॉर्मेंस देखने वाली है। T20 का जहाँ तक बात है, T20 में पाकिस्तान की वुमेन टीम हमेशा बेहतर रही है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है और उन्होंने अच्छा जो 20 ओवर हैं बड़े अच्छा मैनेज किए हैं। वो मुझे उम्मीद है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान की टीम फेवरेट है और इंशाल्लाह ये सीरीज़ जीतेगी। और सीरीज़ जीत के मेरा ख्याल है फिर इंटायर फोकस जो है कोच वसीम का वो ऑन वनडे क्रिकेट होना चाहिए, और वनडे क्रिकेट को किस तरह वो बिल्डअप करते हैं टीम को, वो देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक मोहम्मद वसीम हैज़ डन अ फेयरली गुड जॉब। मैंने क्वालिफायर्स के मैचेस कुछ लाहौर में जाके भी देखे और आई थॉट ऑल दो कि वो क्वालिफायर्स थे, बट एक बड़ा टफ कंपटीशन था वहाँ पर। या सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करें तो बहुत से जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो फीमेल्स हैं खास करके, वो जब बात करती हैं वो ये कहती हैं कि फ्यूचर कहाँ पर है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो आई गेस ये एक अच्छा है कि एटलीस्ट अब एक फ्यूचर आपको सिक्योर लगता है। अल्लाह करे कि कंटिन्यूटी यहाँ पर है। कप्तान वाली बात कि दोनों की कितनी अमाउंट इसमें रेस की गई, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है। अगर थोड़ा सा डबलिन अपना आयरलैंड सीरीज़ पे आ जाएँ तो आई गेस आपने मैचेस खेले सारे डबलिन सिटी के अंदर। जो उस विकेट की अगर बात करूँ तो उसमें ज़्यादा स्विंग नज़र आता है। तो बैट्समैन की अगर बात करूँ, पाकिस्तानी ईमान फातिमा क्योंकि वो डेब्यू करेंगी, नई बैट्समैन आई डोंट नो उनको खिलाते नहीं खिलाते। गुलफिरोज़ा की आप बात कर लें क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, ईमान फातिमा भी एक स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो वहाँ पर इनिशियल इनिंग्स के अंदर आप जाके, ओवर्स के अंदर आप जाके स्ट्रोक खेल नहीं सकते क्योंकि बॉल का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है और बॉल कैरी अच्छा करता है आयरलैंड की विकेट्स पे। तो देखने पर ये बात है कि पाकिस्तान उन विकेट्स के ऊपर किस तरीके से अडाप्ट करता है। मसला हमेशा हमारा ये रहा है बैटिंग ऑर्डर के अंदर कि आपके पास एक गुड फिनिशर नहीं था। वर्ल्ड कप के अंदर ही मैचेस आप देखो तो आपने बहुत क्लोज जाके मैचेस जो उनसे हैं वो हारे हैं, बैटिंग की वजह से हारे, क्योंकि आपके पास कोई फायर पावर मौजूद नहीं थी। या अगर बॉल्स या रन्स की डिफरेंस की बात करें, उसको काउंटर कैसे करना है, तो आपके पास वो बैटिंग ऑर्डर के अंदर डिस्टर्बेंस थी। उसको किस तरीके से पाकिस्तान काउंटर अटैक करता है। वसीम की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से लोग इख्तलाफ करते थे, मैं खुद करता था जब तक काम नहीं उनके साथ किया, कि लैपटॉप लेके आ जाते हैं, स्टैट्स बताते हैं, लेकिन पता लगता है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट बेंच की बात करूं तो उसने काम किया था।
स्टैट्स थे उनके पास, कौन सा लड़का कौन सी विकेट पे परफॉर्म कर रहा है। वुमेंस का एक अच्छी बात है, केस स्टडी आपके पास है, क्वालिफायर्स के अंदर लड़कियों ने परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा सा जो सीनियरिटी लेवल की बात करते हैं जिसमें निदा डर अब आपके पास मौजूद नहीं है, आलिया इस वक्त आपके पास हैं, लेकिन उनको किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो। मेरा सबसे बड़ा एक मसला ये रहता था जब पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करें, आलिया से सीनियर प्लेयर, आप उनसे रोल चाहते क्या हो? क्या फिनिशर रोल चाह रहे हो, चाहे आप मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी का आप रोल चाह रहे हो? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई थी। सेम विद आलिया। आई थिंक अब तो ज़्यादा बैटिंग में ज़्यादा अब ज़्यादा, लेकिन अब आलिया की आप बात करें, बैटिंग के अंदर आपको ज़्यादा नजर आती है, 50 भी किया, 60 भी किया, फायर पावर है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या उनको आपने फ्लोटर किस्म का बैट्समैन रखा हुआ है, तो ये चीज़ देखने वाली है। लेकिन ओपनर्स के लिए मैं कहता हूँ, चाहे सिद्रा बैठी हैं, गुल फिरोज़ हैं, ये विकेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर आप बॉल स्ट्रोक पे नहीं जा सकते हो, आपको बहुत थोड़ा सा बॉल को वॉच एंड प्ले करना पड़ेगा। यहाँ बॉल स्विंग करता है। डबलिन में खेले हुए मुझे आइडिया, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, ज़्यादातर मैचेस ये तो चल इंटरनेशनल है क्योंकि वो ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं एस्ट्रो टर्फ के ऊपर। अच्छा, आज लेवल 2 का कोच बाहर आया थोड़ा सा, आज मतलब वाजे नज़र आ रहा है कि लेवल 2 इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, बाकी सिलेक्शन टू कैटेगरीज तो काफ़ी अच्छी तरह डिस्कस हो गई। निदा डार वाली जो बात है वो बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर है कि नज़र ये आता है कि दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हर, बट आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका में है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिस है पाकिस्तान टीम के लिए। एक ऐसा ऑलराउंडर जो प्रॉपर बन चुकी थी पूरी तरीके से, मेरे ख्याल से उनको इस वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए था। स्पेशली मैं वनडे की बात कर रही हूँ, T20 में निदा शी हैज़ बीन वेरी एक्सप्लोसिव, सारा कुछ है, बट वो 10 ओवर पूरे करना जानती है, वो 60, 70, 80 रन करना जानती है। उसकी एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आपको नहीं है। अब रिप्लेसमेंट आपको यही करनी पड़ेगी कि आलिया से कुछ ओवर्स कराने पड़ेंगे, फातिमा सना को खुद ऊपर आना पड़ेगा बैटिंग में, और फिर आपको नीचे से एक स्पिनर जो 30-40 रन कर सके। उससे सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है कि फातिमा सना के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा इन वनडे क्रिकेट एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि T20 में काम चल जाता है। T20 में फातिमा अगर 5वें-6वें नंबर पर भी आती है तो 30-40 रन से ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, पर वनडे में अगर आप इस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग रेडी नहीं थे टू मूव ऑन। वो एक गलती आई स्टिल फील के हुई है। देखिए, आई डोंट नो कि इफ़ इट इज़ द राइट वर्ड और नॉट, बट आप क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट छेड़ दिया, मेरे ख्याल से ये पूरा वाकया बड़ा अगली हो गया। अगली इज़ द ओनली वर्ड आई कैन थिंक ऑफ इस मौके पर जो थोड़ा सा डिसेंट है। उसकी वजह ये है कि एकदम से उनको बाहर कर दिया गया, पहले कप्तानी ली, फिर बाहर कर दिया गया, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आ गई कि मैं कुछ रेस्ट पर जाना चाह रही हूँ कुछ अरसे के लिए, साइटिंग सम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। उसके बाद से हमने कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखी, एंड आई एम श्योर ये तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है, बट यू बीइंग यू नो ऑलमोस्ट एन इनसाइडर टू द होल, मतलब आपको पता ही होगा सारा कुछ जो भी मामला हुए हैं या जितनी आपकी नॉलेज में, आई डोंट थिंक के कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश। देखिए, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है एंड पे ईगो का इशू आ जाता है। ये हम सबके साथ हुआ है। जो प्लेयर्स इस मुल्क को जिसने सर्व किया, आज ICC तो मुझे हॉल ऑफ फेम दे देता तो सब खुश हो गए हैं, सब आके मुबारकें दे रहे हैं, पर जिस वक्त करियर का आपका आखिरी टाइम चल रहा होता है उस वक्त इज़्ज़त देनी आपका काम है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाइबिलिटी बना के एक प्लेयर को खिलाएं, पर जब उसका हक बनता है, जब वो उतना अच्छा खेल सकती है और आपके पास रिप्लेसमेंट, आपका कसूर है कि आपने रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की, तो उसको ज़बरदस्ती हटाने के लिए कि जी और कोई अच्छा नहीं, बिकॉज इट लुक्स बैड ऑन यू कि अच्छा ये एक और वर्ल्ड कप खेलेगी, क्योंकि टीम ने तो अगर टीम नई प्लेयर्स के साथ हार जाएगी ना तो बोर्ड पे इतना एतराज़ नहीं होता। तो ये चीज़ और कम्युनिकेशन की बात मैं हमेशा करती हूँ। अगर आपने किसी से मूव ऑन करना भी है तो उसका बहुत तरीका होता है, आप उसको तरीके से बिठा के बात करते हैं, पर आप बिठा के आमने सामने बात सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप ऑनेस्टी से फैसला करते हैं और आपको पता होता है कि मैंने राइटफुली इस बंदे को टीम से बाहर किया। लेकिन जब आप वो बीच के स्टेप्स मिस कर देते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मीडिया के थ्रू ही उनको पता चल जाए। तो मेरे नज़दीक चाहे वो बिस्मा हो, चाहे वो जवेरिया हो, चाहे वो निदा हो, चाहे वो मैं खुद हूँ, किसी के साथ भी ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया गया जो एक सीनियर प्लेयर के साथ किया जाता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ओवरऑल आज पाकिस्तानी वक्त 8 बजे ये मैच ज़रूर खेला जाएगा। हम बहुत पुरुमीद हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस वुमेंस टीम की तरफ से आएगी। अब साथ ही साथ आपको एक और अपडेट देनी है, जहाँ पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की अथॉरिटीज़ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो एशिया कप का मैच खेला जाएगा, या अगर ट्राई सीरीज़ की भी अगर आप ओवरऑल बात कर लें, आई थिंक अब इतनी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है कि उसमें फैसला करना पड़ेगा कि कहाँ जो है वो किस तरीके की कंपेटिटिव क्रिकेट खेली जाएगी। लेकिन अगर पहले हम क्रिकेट को छोड़कर ये बात आप तक पहुँचा दें कि ये फैसला किया गया है कि एनक्लोजर्स और एंट्रीज जो हैं वो सेपरेट होंगी। मोई शाह साहब, ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन क्रिकेट, या पहले देखिए होता कभी भी नहीं है ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, इस तरह की बात होती नहीं है। और शारजाह का ग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पे उसकी इर्द गिर्द भी
काफ़ी सारे अफगानी और पाकिस्तानी रहते हैं बिल्कुल वहाँ पे। मकीम है, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए एक वो अपना अपना इलाका है सारा, क्योंकि ये जो आप ये गाड़ियों का कारोबार करते हैं, ख़ासकर पुरानी गाड़ियों का या गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का, वो बिल्कुल शारजा ग्राउंड के बहुत इजी एक्सेस है वहाँ से। और दुबई से भी लोग वहाँ से कुछ लेना हो तो वहाँ पे आते हैं, जिस तरह हम पिंडी जाते हैं यहाँ से और पिंडी जाके लेते हैं, तो वो वाला तरीका है। तो देखें, ये जो हम हिस्ट्री पिछली देखें ना थोड़ी, वो इंग्लैंड वाला वाक़यात, फिर यूएई वाले वाक़यात, ये सारे मिला के तो इस तरह का डिसीजन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा है। किस तरह मैनेज करना है इन्होंने, वो देखने वाली बात है कि किस तरह मैनेज करेंगे। एनक्लोजर कौन सा है, एक साइड के एनक्लोजर हैं या जो जनरल एनक्लोजर है उनकी इस तरह का डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको वो लेके जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये डिसीजन इसलिए अच्छा है, देखें, किसी ऐसे वाक़यात इंसिडेंट को रोकने के लिए मैं यही समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी और एक अच्छी मूव अच्छा, लास्ट टाइम भी जब ये इन्वेस्टिगेट हुआ था तो दूसरी जानिब से ही ज़्यादा कशीदगी जो है हमने वो हमें नहीं वो देखे ना, एक फिर मुझे कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इंडियन एक लॉबी है मखसूस जो इनको थोड़ा सा होल देती है, मतलब है इनको इस तरह की हरकत पे मजबूर करती है और कराती है इनसे। ये कोई और चीज़ नहीं है, ये भी सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है, ये सारा कुछ होता है। हालांकि स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ नहीं होती, स्पोर्ट्स में कभी कौन जीतता है कभी कौन जीतता है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती। आज आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे, हम अच्छा खेलेंगे, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो वो जीत जाएगा। क्रिकेट सिखाने वाले हम, दिखाने वाले हम, आप अपने ग्राउंडों पे लेके आने वाले हम। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हैं, किसी दिन खुल जाए अफगानिस्तान के मतलब तो सारे ऐसी क्लब ऐसी क्रिकेट चीजें खेलते हैं कि रहे आप सोच नहीं सकते, सारे तो तस्वर नहीं कर क्लब सकते। क्रिकेट खेले हैं आप सारे जी, यहाँ पर। क्लब क्रिकेट खेले हैं, गलियों में खेले हैं, किस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ गए हैं, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट किया है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आज गए। अब राशिद खान का अगर आप हिस्ट्री देख लेना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो आपको मैं ये बताऊँ कि 18 तक या 2019 तक उनका क्या स्टेटस था, ये कभी मैं बात करूँगा तो चली जाएगी। वो कहने का मकसद ये है कि आपकी पाकिस्तान की गलियों से निकल के पाकिस्तान के क्लब में, पाकिस्तान की जो बैकअप टीम्स है उनमें आप खेले, आपको सपोर्ट किया, आपको बैक किया, आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया कि यार एक कम से कम हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसको भी क्रिकेट खेलना है। तो आज आप थोड़ा सीख गए हैं तो फिर उस्ताद की तरफ ही आप इस तरह की बात करें तो वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अवैस, क्योंकि यूएई का टॉपिक हो और आप और उस्मान खान ना डिस्कस हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन शारजा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस इज़ वेल। मुझे शारजा की बात इसलिए थोड़ी नॉस्टैल्जिक मुझे लगी कि उस शारजा स्टेडियम के आसपास ही बड़े अच्छे खाने, खासतौर पर मंदी बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ पर, तो वो मुझे थोड़ा सा याद है। लेकिन ये ओवरऑल जो फैसला किया गया, ज़्यादातर हमें फुटबॉल के अंदर साउथ अमेरिका में ऐसी कशीदगी मिली है, लेकिन क्रिकेट में अब पहली बार हम ऐसे डिवीजन देखें। नहीं यार, पहले हो चुका है। यूएई की अगर बात करें तो 2009 से इस टीम के खिलाफ खेला। मैंने कहा जब करीम सादिक वगैरह होते थे इस टीम को बनते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। बहुत बड़ा रोल जो उनसा राशिद भाई का भी रहा है इस टीम के साथ, उसके अलावा यूनुस भाई तो चलिए भी आए हैं, कबीर खान का सबसे बड़ा रोल रहा है इनके साथ, उनको प्रोडक्ट बनाते हुए। तब भी हामिद हसन वगैरह इनकी पेस पैट्री होती थी, दे वर नोन फॉर पेस पैट्री। और इनका हमेशा जब नॉन टेस्ट नेशंस की बात करते हैं, मैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई 15-16 मैचेस खेला हुआ हूँ, हमेशा इनका जो एक टसल थी वो यूएई नेशनल टीम के साथ थी, हमेशा वो टसल इनकी रही है। पहले आपको याद है होम ग्राउंड इनका शारजा था, फिर उसके बाद जब अमुल स्पॉन्सर आया फिर इंडिया चले गए, उनका स्पॉन्सरशिप वहाँ पर थी, वहाँ ट्रेन होते थे। शारजा की विकेट की बात करें, इनका होम ग्राउंड इनको सबसे बेहतर पता है। वो विकेट भी ऐसी है जब आप दूर से खड़े होकर देखते हो तो उस पर शाइन पड़ती है, तो हम अपनी ज़बान में कहते हैं फट्टा विकेट है यहाँ पर। लेकिन जब आप सेकंड जब बॉलिंग करवाने होते हो, अगर आपकी बॉल ब्रेक हो रही है तो वो प्लेयर को फंसाती है, क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा वहाँ अपराइज नहीं होती। ये मसला पहले भी रहा है। यूएई वर्सेस अफगानिस्तान एक मैच हुआ था जिसमें हमने को 326 किया था, और अफगानिस्तान में तब करीम सादिक खेलते थे, सन ओपनर नौरोज़ मंगल वगैरह इनके होते थे, जो बैकबोन था अफगानिस्तान के लिए। उस्मान शिनवारी, अपना शिनवारी भी एक लड़का होता था स्पिनर इनके पास। इन्होंने वो स्कोर चेज़ किया था 32 ओवर के अंदर, तो वहाँ से निकलते हुए ग्राउंड से बाहर तो तब भी ये मामला हुए थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं कहता हूँ इनके जब मैचेस होते हैं यहाँ पर। लेकिन आप कह रहे हो कि हमने यूएई, मैं कहता हूँ खास करके इस चीज़ का यूज टू नहीं था जब लास्ट टाइम ये मामला हुआ। आप लोग डगआउट्स तो अलग कर रहे हो, आप लोग गैलरीज भी अलग कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त आप बात करते हो एग्जिट एंट्री की आप बात कर रहे हो, जब आप बाहर निकलते हो, असल मसला हुआ था जहां पर आपने कहा ना मंदी की दुकान है, हाँ। उसके पास असल इशू हुआ था, उसको किस तरीके से काउंटर शुरुआत तो उसकी वहीं पर होगी थी जब हमने देखो स्टार्ट तो आप देखें, वो एक ऐसी गेम राइवलरी है। आज हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, वो तो चलो ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी है। बिल्कुल।
अगर क्रिकेट राइवलरी की बात करूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी बहुत तगड़ी राइवलरी है कि बड़ा मजे का मैच है। मैं इस पे थोड़ा सा सना का कमेंट ले लूं, फिर अरशद नदीम की भी अपडेट हमने आपके साथ शामिल करनी है। एक तो ये बड़ा आसान, आउट ऑफ नोवेयर नई राइवलरीज बन जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, इसलिए मजे की है, लेकिन आई नेवर थॉट कि दिस राइवलरी वुड एग्जिस्ट, बट आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट एक राइवलरी बन गई। नोवेयर तो नहीं है, पॉलिटिकल उसमें बहुत कुछ पीछे चल रहा होता है, बट देखिए राइवलरी बनती तब है जब दो टीम्स आपस में ज़रा करीब पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। अफगानिस्तान को ये क्रेडिट जाता है, ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स ने लीग्स वगैरह खेली हैं कि वो कुछ 2-4 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के बड़े क्लोज आए हैं। एक आध में जीते भी और फिर नसीम शाह अड़ गए हमारे एंड पे, हाँ आसिफ अली अड़ गए। तो वो मज़ा फिर राइवलरी बननी तब शुरू होती है जब इस तरह के क्लोज मैचेस आते हैं, आपको एक रॉ इमोशन नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर और आपको नज़र आता है व्हाट इट मींस फॉर बोथ टीम्स। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली बांग्लादेश इंडिया का भी बीच में शुरू हो गया था, आपने देखा था, आपको याद होगा। तो ये चीज़ें हमेशा क्लोज मैचेस की वजह से बनती हैं। तो जिस तरह क्रिकेट इंप्रूव होती जाएगी दोनों टीम्स की, उस तरह ये राइवलरी बढ़ जाएगी। तो अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। राइवलरी तो हेल्दी एक चीज़ होती है ऑन द ग्राउंड अगर वो रहे तब तक, लेकिन ऑफ द ग्राउंड आ जाए तो आई थिंक वो बड़ा बैड टेस्ट करती है। और आई थिंक प्रोएक्टिव फैसला है, इस फैसले को दाद देते हैं हम कि एटलीस्ट कुछ गड़बड़ होने से पहले आप सोच लिया जाए, बिकॉज गड़बड़ होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान हर वक्त इतनी हाईलाइट में रहता है कि हमें इस तरह की कोई मजीद खबर की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपने कह तो दिया, आई थिंक कि दोनों टीम्स जो इम्प्रूव, मुझे लगता है उनकी इम्प्रूव हमारी कम तब जाकर वो हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस तरह आप कह रही हैं कि जब दोनों टीम्स बराबर आ जाएं तो राइवलरी क्रिएट हो जाती है, इस हिसाब से तो हमारी अमेरिका के साथ भी हो गई क्रिकेट में। तो ये वो हो तो गई है क्योंकि उन्होंने आपको हरा दिया, तो अब राइवलरी वो भी ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन आपने तमाम तर गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाई। अरशद नदीम की अपडेट जो है वो जल्द से आपको दे देते हैं, फिर आपके साथ एक और सेगमेंट भी शेयर करना है। और अरशद नदीम की अपडेट ये है कि डॉक्टर्स हों या जो भी उनके साथ टीम मैनेजमेंट हो, उन्होंने उनको अब रेस्ट का ही मशवरा दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा पिक एंड चूज़ टूर्नामेंट करना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है। जल्दी से मोई शाह साहब से मैं अपडेट ले लेता हूँ सर। देखें, अब तो आज की स्टोरी है, मेरी लीड है। अभी तो उन्होंने बहुत सख्त किस्म की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अच्छा, वापस ट्रेनिंग शुरू? जी, बहुत सख्त किस्म की ट्रेनिंग कल से उन्होंने शुरू कर दी है। पिक्चर्स भी मैंने आज द न्यूज़ में लगी हुई है और लीड स्टोरी भी है। और डॉक्टर अली शेर बाजवा जी जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया कि आज से उसने पूरा लोड डाल दिया है वो अपनी काफ मसल पे और फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब मुझे कहते हैं बड़ी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग तो देखें पिछले महीने ही उनका फैसला हो गया था कि डायमंड लीग में ये नहीं खेलेंगे। अब सारा फोकस है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जो नेक्स्ट मंथ टोक्यो में होने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह जिस तरह ये पिछले 2-3 दिन में इसने ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस दिखाई है, इसी तरह चलता रहा तो वो उम्मीद है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेंगे और अच्छे फॉर्म में, मतलब है फिटनेस में खेलेंगे। ये नहीं है कि हाफ हार्टेड नहीं होगा, फिटनेस में होगा। और अगर फिट है अरशद नदीम तो फिर उनका मुकाबला नहीं है, फिर उनको हराने वाला कोई नहीं है अगर वो फिट हैं और रेडी हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल इवेंट। एंड आई थिंक जितनी मुश्किलात से गुजरे हैं वो तो एक जुनूनी आदमी है, ये तो जुनूनी आदमी है। और आज की आप वो पिक्चर देखिएगा जिस तरह वो, और मेरे पास थोड़ी सी वीडियो भी है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो बड़ी स्ट्रेनलेस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी सख्त एग्रेसिव किस्म की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली, बट आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और डेफिनेटली आई थिंक अरशद नदीम जब भी अगले टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी वहाँ पर एक बार फिर पाकिस्तान को देखने को मिलेगी। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान ने बहुत इन्जॉय किया है जब आप ओलंपिक्स के बाद का सफ़र अब तक की बात करें। इसके साथ साथ अब बारी है हमारे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, जहाँ पर टीम स्पोर्ट्स 360 आपके लिए दुनिया से मुख्तलिफ जो खेल हैं उनकी डिटेल्स लेकर आती हैं। और आपको भी नॉलेज होता है और हमें भी नॉलेज होता है कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो खेले जा रहे हैं। तो इट्स टाइम नाउ फॉर गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। बर्फ पर फन, महारत और रफ्तार का हसीन इम्तिजाज आइस स्केटिंग। ये खेल न सिर्फ दुनिया भर में मकबूल है बल्कि पाकिस्तान में भी इसका शौक बढ़ रहा है। कुदरती बर्फीले मैदान हो या जदीद इंडोर रिंक्स, आइस स्केटिंग एक ऐसा खेल है जो हर उम्र के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। अगर बात करें आइस स्केटिंग की इब्तिदा बारे तो तकरीबन हजारों साल पहले स्कैंडिनेविया में हुई, जब लोग जानवरों की हड्डियों को जूतों के नीचे बांधकर जमी हुई झीलों पर फिसलते थे। जदीद आइस स्केटिंग
जिसका आगाज 19वीं सदी में यूरोप में हुआ और फिर ये ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन गया। आइस स्केटिंग दुनिया भर के सर्द इलाकों में बेहद मकबूल है। कनाडा, रूस, फिनलैंड, अमेरिका, जापान और यूरोप के कई ममालिक में ये न सिर्फ तफरीह बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के तौर पर देखी जाती है। इसके कई अंदाज है जिनमें फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी शामिल है। आइस हॉकी की इब्तिदा 19वीं सदी में कनाडा में हुई और जल्द ही ये खेल इतना मकबूल हुआ कि 1875 में मॉन्ट्रियल में पहला बाज़ाब्ता मैच खेला गया। आज आइस हॉकी कनाडा, अमेरिका, रूस, फिनलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक में कौमी खेल की हैसियत रखता है और ये विंटर ओलंपिक्स का एक अहम इवेंट है। विंटर ओलंपिक्स हो या इंटरनेशनल आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, दुनिया भर की बेहतरीन टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान में आइस स्केटिंग ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के बर्फीले इलाकों में कुदरती जमी हुई झीलों पर खेली जाती है। सिंदूर, कराक्रम और हुंजा में सर्दियों में मकामी लोग और सयाह बर्फ पर फिसलने का लुत्फ उठाते हैं। ताहम अब बड़े शहरों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल्स में इंडोर आइस रिंग्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। जी, तो ये था हमारा सेगमेंट गेम्स ऑफ द वर्ल्ड और आज हमने दो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की बात की जिसमें आइस स्केटिंग और आइस हॉकी है। आइस हॉकी एक और वो स्पोर्ट है जो मैंने खेली, तो आई एम वेरी अ बिग फैन ऑफ आइस हॉकी एज वेल, बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स हैं। इसी तरह मजीद कुछ खेल हैं जो टीम स्पोर्ट्स 360 आपके लिए लाती रहेगी। एक बार फिर हम शाउट आउट देंगे हमारी टीम स्पोर्ट्स 360 को, वंस अगेन अ जॉब वेल डन कि वो हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स हमारे लिए लेकर आती हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, मोइशाद साहब, अवैस और सना मीर साहिबा कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।